हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ द you can say respiratory pulmonary volumes we have studied, and second thing we have discussed about the capacities, pulmonary or respiratory capacities we have already discussed. Now next topic today we are going to discuss, that is exchange of the gases. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे exchange of gases. और जब भी बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात होती है, हम एक ही बात हमारे ध्यान में आनी चाहिए कि हमारे पास जब एक्सचेंज होगी गैसेस की तो वहाँ पर साइट क्या होगी। साइट का हमें डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साइट क्या होगी। देखिए बच्चों, जब भी साइट की बात होती है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस की जब भी बात होती है, गैसेस की बात होती है, तो हमारे पास मेनली दो जगह गैसेस एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी में। पहला जो साइट है दैट इज इन बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड, यहाँ पर होती है, और इसको हम कह देते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, हम इसको नाम दे देते हैं। ठीक है बच्चों। एंड सेकंड जो साइट होती है हमारे पास, अकर्स इन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, यहाँ पर ये एक्सचेंज होती है। और ऐसी एक्सचेंज विच इज अकर्स इन बिटवीन द यू कैन से ब्लड एंड द टिश्यूज, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों। तो जो साइट ऑफ गैस ऑफ एक्सचेंज है हमारे पास दो हैं, एक हो गया हमारे पास इन बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड द ब्लड, ठीक है ना, और एक होगा हमारे पास इन बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज। ठीक है बच्चों। और दूसरा, जब बात आती है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस बेसिस पे होगी, ऐसी कौन सी प्रोसेस होगी जिसके थ्रू ये दोनों गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है बच्चों। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि ये तो हो गया साइट के बारे में कि साइट क्या रहेगी। फिर हम देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है और जो CO2 है, दे आर एक्सचेंज्ड इन दीज टू साइट्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन। कि इन दो साइट्स में, दोनों साइट्स में, ये एक साइट होगी, ये दूसरी साइट होगी, इन दोनों साइट्स में जो ऑक्सीजन है एंड CO2 है। ठीक है बच्चों। दीज आर एक्सचेंज्ड, दीज आर एक्सचेंज्ड किसके बेसिस पे चेंज्ड होती हैं, ठीक है ना, बाय सिंपल डिफ्यूजन, बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब बात आती है कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन का मतलब यह होता है कि द मूवमेंट ऑफ आयंस पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन। एंड अब ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन इज मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर और द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन इज मेनली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर करती है? प्रेशर के ऊपर। मीन्स गैसेज का प्रेशर ज़्यादा है, कम है, और यू कैन से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसा है, हायर है या लोअर है, या हायर टू लोअर होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
फर्दर सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस, गैसेस की सोल्यूबिलिटी पे भी निर्भर करता है। एंड थर्ड वन, थिकनेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दीज थ्री, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं विच कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है बच्चों, these three factors affect the rate of diffusion, कि जो डिफ्यूजन हो रहा है वो किस रेट पे होगा, ये तीनों फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये प्रेशर होता क्या है? ठीक है ना, इसको हम कंसीडर करते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या कंसीडर करते हैं? कि ये पार्शियल प्रेशर है किसका? गैसेस का, इंडिविजुअल गैसेस का एक मिक्सचर के अंदर पार्शियल प्रेशर क्या होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास एक एयर क्या है, एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, और हर गैस का एक इंडिविजुअल प्रेशर होता है। ठीक है ना, तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ द गैसेज इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो डिफरेंशिएशन क्या होगी? इट इज द प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रेशर contributed by, ठीक है ना, an individual gas, an individual gas किसके अंदर है ये? इन ए मिक्सचर ऑफ द गैसेस, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है ना, एंड दिस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? एंड इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इसको हम पार्शियल प्रेशर यहां पर नाम दे देंगे। ठीक है बच्चों, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ये? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह हमारे पास हो जाएगा PCO2, ये क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल प्रेशर को। क्लियर? और दूसरा हम ये देखते हैं बच्चों, द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस। ठीक है ना, इन दोनों पार्शियल प्रेशर में गैसेस के। और हम ये बात कर लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर में अगर कोई डिफरेंस आता है एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में, और यू कैन से इन दीज टू साइड्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है, और उस बेसिस पे यहां पर क्या होता है? डिफ्यूजन होता है। ठीक है बच्चों, द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस। द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेस, दोनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है, यू कैन से
ऑन द एटमोस्फेरिक एयर या इन द एटमोस्फेरिक एयर, इन द एटमोस्फेरिक एयर, जो एटमोस्फेरिक एयर के अंदर इन दोनों गैसेज का जो प्रेशर है, एंड टू साइड्स, दो साइड्स का हमने जिक्र किया है। पहली साइड कौन सी है? पहली साइड है हमारे पास जो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की बात करते हैं कि द एक्सचेंज विच अकर्स इन बिटवीन लंग्स एंड द ब्लड। दूसरा जो साइट है द गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। तो उन टू साइड्स की हम बात कर रहे हैं, वो दो साइड्स हमारे पास हैं। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज टू गैसेज इन द एटमोस्फेरिक एयर एंड द टू साइड्स, ठीक है ना, ऑफ यू कैन से डिफ्यूजन आर इन mmHg। किस में लेंगे हम? mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी में हम इसको लेते हैं। किस में लेते हैं? मिलीमीटर मर्क्यूरी। मीन्स साइड्स ऑफ डिफ्यूजन इन मिलीमीटर Hg, मिली मर्क्यूरी। आर हम कैसे लेते हैं उनको? आर हम एक टेबल की हेल्प से, हमें ये कुछ पार्शियल प्रेशर गिवन है। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक टेबल बनाई है, उसमें ये पार्शियल प्रेशर गिवन है, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए वही टेबल को दोबारा से रिकॉल कर देते हैं। वो टेबल कैसे बनेगी देख लीजिए जरा। बड़ा ही इजी है, आपको ये पार्शियल प्रेशर्स याद रखने हैं। यू हैव टू लर्न दीज पार्शियल प्रेशर्स, ठीक है बच्चों। एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस, यहाँ हम कॉलम बनाएंगे रेस्पिरेटरी गैसेस का। और रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी है हमारे पास? एक हम ले रहे हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम ले रहे हैं CO2, ठीक है। सेकंड हम लेंगे एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर। तो अगर हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखें एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक है ना, तो कितना होता है? 159 mmHg के करीब होता है, ठीक है ना। और अगर हम CO2 का देखें एटमॉस्फेरिक एयर में, इट इज अराउंड अबाउट 0.3 mmHg। फिर अगर हम लंग एल्वियोलाई की बात करते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है ना, कि हमारे जो एल्वियोलाई हैं उनके अंदर जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? इट इज 104 mmHg, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये जो ले रहे हैं बच्चों रेस्पिरेटरी गैस, ये पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस किस में ले रहे हैं? इन mmHg ले रहे हैं, ये याद रखना बस, mmHg में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का कितना होगा? 104 mmHg होगा। और इसी तरह अगर CO2 का देखें इट इज़ 40 mmHg, तो ये 40 mmHg होगा, ठीक है। फिर हम लेते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, कि जब ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर जाके टिश्यू रेस्पायर कर लेते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का कितना रह जाएगा? 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाता है? 45 mmHg। फिर हम देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम देखते हैं कि जब ब्लड ऑक्सीजनेट होता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन आते हैं 95 mmHg आ जाती है, लेकिन CO2 कितनी जाती है? 40 mmHg। तो एक और बचता है बच्चों, दैट इज टिश्यू में क्या होगा, ठीक है ना। अगर हम टिश्यू की बात करते हैं, इन टिश्यूज के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा इन एयर का? अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का होगा दैट इज 40, ठीक है ना। और अगर हम CO2 की बात करते हैं इट इज 45 mmHg।
तो ये आपको बच्चों याद रखना है ये टेबल कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2 पर्टिकुलर एरिया में कितना रहेगा। तो ये वैल्यूज आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि डिऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी। इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी। इसी तरह टिश्यू जब रेस्पायर करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना रहता है। दिस थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो गैसेस एक्सचेंज है एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है ना, वो जरा अब डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो गैसेस एक्सचेंज है इट अकर्स एट 2 साइट्स, जिसका मतलब क्या होगा कि हम इसको 2 पार्ट्स में अब डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो पहला पार्ट हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस का करेंगे। अब पहला पार्ट क्या कहता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड। इसका ए पार्ट हम इसको कर देंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड। लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड, ठीक है बच्चों। और इसको हमने क्या नाम दे दिया है कि ये एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। क्या होगा, इट इज एन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे द यू कैन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे हम पॉइंट लिख सकते हैं द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस एक्सचेंज हो रही है बच्चों, ऑक्सीजन हो रही है एंड CO2 हो रही है, इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन लंग एल्वियोलाई, बिटवीन लंग एल्वियोलाई एंड ब्लड। दोनों के बीच में मीन्स पल्मोनरी कैपिलरीज, एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज, क्योंकि जो ब्लड आएगा वो कैपिलरीज में आएगा। बिकॉज दिस एल्वियोलाई आर दे आर यू कैन से सराउंडेड और सप्लाइड विद द ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है ना। और इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर। उसके बाद आता है कि यहां पर जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है या जो हमारे पास एल्वियोलाई की वॉल है उसकी थिकनेस की जरा हम बात कर लेते हैं। द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई इज वेरी थिन। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज वेरी थिन, बहुत थिन, पतली होती है, क्योंकि थिन होगी तभी गैसेस एक्सचेंज विल अकर, तभी हो सकता है, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन, ठीक है ना। एंड हैज rich network of blood capillaries and has rich network of capillaries, बहुत बढ़िया नेटवर्क है, वेरी रिच नेटवर्क है जिससे ब्लड वहां पर ज्यादा जाता है। एंड आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, इनको हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, हम इनको कहते हैं। क्लियर। अब ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है इसमें फर्दर कौन कौन सी मेम्ब्रेन्स आती हैं, ठीक है ना, या हम इसको कह सकते हैं कि कौन कौन सी मेम्ब्रेन इसके अंदर आती है। तो देखिए द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, कि कौन कौन सी आती हैं, देखिए जरा। पहली जो, अगर हम एल्वियोलाई की बात करते हैं, एल्वियोलाई किसकी बनी होती है, एपिथेलियम की। तो पहली लेयर है हमारे पास एल्वियोलाई
इज मेड अप ऑफ द, यू कैन से एल्वियोलर एपिथेलियम, उसको हम बोलेंगे एल्वियोलर एपिथेलियम, पहली लेयर ये होगी, ठीक है। फिर जो एल्वियोलर एपिथेलियम होता है, इट इज प्रेजेंट होता है एपिथेलियम बेसमेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन। दूसरी लेयर होगी एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। जो थर्ड लेयर अब आएगी, वहां पर एक बड़ा छोटा सा, मैं कहता हूं थिन इंटरस्टिशियल स्पेस आएगा। थर्ड लेयर इज, यू कैन से वेरी स्मॉल और थिन, ए थिन इंटरस्टिशियल स्पेस आएगा बीच में। और फिर उसके बाद जो फोर्थ हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो है कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो लास्ट आएगा अब हमारे पास, दैट इज कैपिलरी एंडोथीलियम, कैपिलरी एंडोथीलियम। तो ये तो हमने नाम बताया आपको। अगर इसको मैं डायग्रामेटिक आपको दिखाना चाहूं तो डायग्रामेटिक हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, देखिए जरा। सारी मेम्ब्रेन्स को अब हम डायग्रामेटिक दिखाने की कोशिश करेंगे और आप इसको समझने की कोशिश करना कि जैसे बच्चों हम यहां पर लेते हैं कि जो ये है हमारे पास एल्वियोलर एपिथेलियम, ये क्या है, एल्वियोलर एपिथेलियम, यही बोला हमने। मिस एल्वियोलाई की जो आउटर मेम्ब्रेन बड़ी थिन होती है, ये क्या होती है, सिंगल सेल लेयर होती है। कैसी होती है, सिंगल सेल लेयर, क्या होगी ये, सिंगल सेल लेयर एपिथेलियम, इसलिए बोला ये एपिथेलियल सेल्स है। उसके बाद आएगा इसमें कि ये जो एपिथेलियल सेल्स है दे रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, किसके ऊपर होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यहां पर आ जाएगी हमारे पास नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर यहां पर बीच में आ जाएगा बच्चों एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है ना। उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। और स्पेस कैसे बनेगा देखिए जरा। तो हमें पता है कि इसके बाद भी इधर क्या होगा, यहां पर भी इस तरह से, और इधर साइड में आ जाएगा हमारे पास ये कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया आपके पास, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो बीच में स्पेस बचा, स्मॉल जो स्पेस आ रहा है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए थिन, ऐसे हम इसको दिखा सकते हैं, क्लियर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये आपके पास कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। अब बचा क्या आपके पास, लास्ट में हमारे पास बचता है कि जो कैपिलरी एंडोथीलियम का स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर आ जाएगा कैपिलरी एंडोथीलियम, दिस इज कैपिलरी एंडोथीलियम, ठीक है ना। और इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, फिर यहां पे ब्लड आ जाएगा और इस तरह से इसमें आरबीसी आ जाएंगे। ये आरबीसी हो गया आपके पास, ठीक है, ठीक है, ये आरबीसी हो गया। और ये क्या हो गया, ब्लड। तो ये ब्लड सेल्स हो गए उसमें। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तरह की आपके पास ये इधर क्या होगी, ये कैपिलरी होगी, ये इधर क्या है, ये कैपिलरी। और इधर क्या है, ये एल्वियोलाई है,
आगे समझो बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्विलाई के अंदर एयर होगी वो ऐसे जाएगी और यहाँ पर जो एयर होगी CO2 वो बाहर की तरफ आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी ब्लड के, और जो CO2 है ब्लड से वो बाहर डिफ्यूज करती है। ये गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर होता है थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स। तो ये मेम्ब्रेन का हमारे पास स्ट्रक्चर है। और इसकी जो थिकनेस है, अगर थिकनेस की बात की जाए, इट इज राउंड अबाउट 0.2 mm के लगभग ये होती है। कितनी होती है? 0.2 mm। थिकनेस इज 0.2 mm, मिलीमीटर। ये जो थिकनेस जो मेम्ब्रेन्स की हमने बनाई है, और इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे इसको? थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। यहां पर ये थिकनेस हमारे पास 0.2 mm के लगभग रहती है। ठीक है ना। फिर देखिए आगे हम देखते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस दैट डिफ्यूजेज थ्रू द मेम्ब्रेन, कि वो कितना वॉल्यूम है जो इन गैसेस डिफ्यूज करता है इस मेम्ब्रेन के। फॉर ए प्रेशर डिफरेंस दैट इज 1 mmHg इज, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होगा कि जब गैसेस डिफ्यूज करती हैं वो किसके बेसिस पे करती हैं? वो होता है बच्चों पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, विच इज मिनिमम यू कैन से 1 mmHg है। ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कि गैसेस का वो वॉल्यूम दैट डिफ्यूजेस थ्रू किसके थ्रू होगा? जो हमारे पास मेम्ब्रेन है फॉर, ठीक है ना, थ्रू रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किसके ऊपर डिपेंड करता है? फॉर ए प्रेशर डिफरेंस, फॉर ए प्रेशर डिफरेंस, एक प्रेशर डिफरेंस कितना रहता है मिनिमम? दैट इज 1 mmHg, 1 mmHg। ये ध्यान रखना है, मिनिमम इतना पार्शियल प्रेशर डिफरेंस रहता है। इज कॉल्ड, इसको हम क्या कह देंगे? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। ठीक है बच्चों। अब ये हो गया डिफ्यूजिंग कैपेसिटी। अब ये डिफ्यूजिंग कैपेसिटी क्या करती है? विच इज फर्दर डिपेंड्स अपॉन सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, विच इज डिपेंड्स अपॉन सोल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, कि गैसेस की जो सोल्युबिलिटी है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है। दैट इज, हम क्या कह सकते हैं इसको? दैट इज, अगर हम सिंपल आपको समझाएं कि जो CO2 है उसकी जो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है, इट इज 20 टाइम फास्टर देन द ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे हम लिखेंगे दैट इज CO2, जो डिफ्यूजन इज CO2 डिफ्यूजन इज 20 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन। इसी तरह ऑक्सीजन डिफ्यूजन इज 2 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन डिफ्यूजन is 2 times faster than नाइट्रोजन। और मैं कहता हूं कि जो सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी है, ठीक है ना, द सोल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर देन दीज गैसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके आसपास है तो सबसे पहले वो डिफ्यूज करेगी इस मेम्ब्रेन से। क्लियर है?
तो यहाँ तक देखिए बच्चों, हमने ये देख लिया कि हमारे पास एक्चुअल में जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होगा एंड ऑन व्हाट बेसिस इट विल अकर्स। लेट अस डिस्कस कि इन व्हाट वे और यू कैन से व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, कि एक एल्विलाई में और एक ब्लड कैपिलरी के बीच में एक्चुअल में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। एंड इट इज ओनली यू कैन से डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। तो एक डायग्राम की हेल्प से अब हम इसको करेंगे। अब तक तो बच्चों हमने डिस्कस किया कि कैसे होगा, अब एक्चुअल में आपको दिखाते हैं कि हाउ दिस एक्सचेंज इज अकर। देखिए जरा एक डायग्राम की हेल्प से आप इसको समझेंगे कि ये हमारे पास एक एल्वियोलाई है, ठीक है ना, और जो एल्वियोलाई है बच्चों ये हम मान लेते हैं कि ये सिंगल लेयर होता है, सिंगल सेल लेयर ऐसे। इस तरह से आप लोग इसको बना लेंगे डायग्राम को। ये हमारे पास एक लंग एल्वियोलाई हम दिखा रहे हैं, ये एक लंग एल्वियोलाई हम दिखा रहे हैं, और इस लंग एल्वियोलाई में ये क्या हो गया, एल्वियोलर वॉल। ये क्या होगी, एल्वियोलर वॉल विच इज 1 सेल थिक, 1 सेल थिक है ये। क्लियर। दूसरा हम देखते हैं कि अब यहां पर हमारे पास दूसरा आएगा ब्लड कैपिलरी। यहां से हम एक ब्लड कैपिलरी देखते हैं, ये भी लाइक दिस। इसी तरह इसकी दूसरी वॉल बनाएंगे हम कैपिलरी की। ये हमारे पास की दूसरी वॉल आ गई कैपिलरी की, और बीच में हमारे पास यहाँ आ जाएगा ब्लड। और यहाँ हम दिखा देंगे ये आरबीसीज। ठीक है, अब इसको लेबलिंग कर लेते हैं अच्छे से। लेबलिंग में हम देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये जो आ रही है कहाँ से आ रही है, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से आ रही है कैपिलरी, फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, उसे कैपिलरी बनी हमारे पास। ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए बच्चों, जो पल्मोनरी, ये क्या होगी, पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी हो गया हमारे पास, ये पल्मोनरी ब्लड कैपिलरी इसको हम कहेंगे। और ये किस में ओपन होगी, जाके पल्मोनरी वेन में जाएगी। कहाँ, टू पल्मोनरी वेन में। मतलब सिंपल सी भाषा में देखिए कि ये जो ब्लड आ रहा है ये कहां से आ रहा है, ये हार्ट से आ रहा है। मींस कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो कैपिलरी दे आर सप्लाइड विद द इस एल्वियोलाई के साथ, ये हमारे पास एल्वियोलाई है, एक एल्वियोलस है। ठीक है ना। तो यहां पर अब देखिए जरा बच्चे की कैसे एक्सचेंज होता है। क्या हम ये देखते हैं कि फ्रेश एयर इनहेल्ड, ठीक है ना, और जो फाउल एयर है वो बाहर की तरफ एक्सहेल होगी, बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो हम क्या, यहाँ से क्या जाएगी, फ्रेश एयर जाएगी। ठीक है ना। अब फ्रेश एयर जब जाती है तो उसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है, 104 mmHg रहता है। ठीक है ना। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है वो कितना है,
40 mmHg रहता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो जब फ्रेश एयर आई तो लंग का जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है 104 mmHg और जो पार्शियल प्रेशर CO2 है दैट इज 440 mmHg, दैट इज 40 mmHg, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो बीच में स्पेस बच गया ये क्या हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि यहां पर इस कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा, इस एल्वुलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा और बीच में एक थिन इंटरस्टिशियल स्पेस भी होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसको कॉमन लिख दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर हम ये देखते हैं कि अब ये जो ब्लड आया है प्योरिफिकेशन के लिए, इसका जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है वो भी हमें याद रहना चाहिए कि हम अगर बात करते हैं यहां पर कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन ब्लड इट इज इक्वल टू 40 mmHg, ठीक है। और जो CO2 का है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज इक्वल टू 45 mmHg, इतना रहता है। अभी आपने पढ़ा कि इनका जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है उसके बेसिस पे गैसेस एक्सचेंज होगा कि यहां पर 100 है और यहां पर 40 है। अगर दोनों का पार्शियल प्रेशर डिफरेंस देखा जाए, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस देखा जाए, डिफरेंस ऑफ O2 कितना आता है 104 माइनस 40 दैट इज राउंड अबाउट 64 mmHg का डिफरेंस आ रहा है एंड दैट मीन्स द ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड। तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगी, डिफ्यूज कर जाएगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज, हो गया। और फिर हम यहां देख रहे हैं कि अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंस, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ CO2 कितना आएगा, देखिए जरा, यहां 45 है यहां 40 है, 45 माइनस 40 डिफरेंस इज 5 mmHg, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, जो यहां से जो CO2 है डिफ्यूज इनटू द लंग्स मीन्स CO2 डिफ्यूजन। इस तरह से बच्चों यहां पर जो गैसेस एक्सचेंज है दैट विल अकर्स इन बिटवीन एल्वेलाई एंड द ब्लड। नाउ अब ये जो ब्लड यहां से जाएगा, ठीक है ना, लीव करेगा, ये कैसा ब्लड हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें देखा जाएगा कि इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर अभी मैंने आपको लिखवाया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg हो जाएगा, ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना रह जाएगा, 40 mmHg। क्लियर। इसका मतलब यहां से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव करेगा, अब कहां जाएगा, दोबारा से हार्ट के पास जाएगा, ये पल्मोनरी वेन उसको हार्ट में लेके जाएगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो यही है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन यू कैन से ब्लड एंड द टिश्यूज, टिश्यूज के बीच में हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात और यहां पर डिस्कस कर देते हैं, आपको मैं बता देता हूं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर नाइट्रोजन क्यों अंदर डिफ्यूज नहीं करती, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। एक्चुअली बच्चों जो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 है इट इज यू कैन से सेम एज इन द यू कैन से ब्लड, दोनों का सेम है। जो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है इट इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड, दैट्स वाई ये यहां पर इनका डिफ्यूजन नहीं होता। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना होता है, दैट इज 537 mmHg, कितना होता है 37 mmHg इन एयर विच इज इक्वल टू एयर विच इज
इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। इसलिए बच्चों जब दोनों तरफ बराबर है तो इसका तो एक्सचेंज नहीं हो सकता। दूसरा एक और कारण हो सकता है, ये कंडीशन इसलिए मेंटेन होती है क्योंकि जो N2 है एज ए गैस इज नॉट यूज्ड अप बाय द बॉडी। ठीक है ना, ये जो कंडीशन हमने बताई है इट इज नेसेसरी। क्यों? क्योंकि N2 जो होगी वो हमारी बॉडी में N2 गैस की फॉर्म में उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके बच्चों, तो इसमें जो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग एल्वेलाई, बस इतना सा ही हमें डिस्कशन करना है। लेट अस डिस्कस द सेकंड टॉपिक दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। कि अब ये जो ब्लड है दोबारा कहाँ जाएगा? ये हार्ट में जाएगा। अब इसका एक पूरा डायग्राम हम यहां पर स्टडी कर लेंगे कि कैसे एक्चुअल में ये एक्सचेंज हो रहा। दोनों एक्सचेंज अब इकट्ठे दिखाएंगे। चलिए देख लीजिए। अब एक तरफ मैं पहले लंग एल्वेलाई को ही बना देता हूं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। अब दूसरा पार्ट हम करेंगे और दूसरे पार्ट में हम दोनों को दिखा देंगे। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। इन दोनों के बीच में अब हम डिस्कशन करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको यहां पर जो एल्वेलाई के अंदर हो रहा है वो थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि एल्वेलाई को हम यहां पर कुछ ऐसा दिखा देंगे। ये एक लंग एल्वेलाई है। ठीक है, यहां पर एयर अंदर आती है, इसको बोलते हैं इंस्पायर्ड एयर, और यहां से फिर ये बाहर की तरफ जाती है, इसको बोलते हैं एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब इंस्पायर्ड होगा तो यहां पर CO2 आती है और जब एक्सपायर्ड होता तो यहां से CO2 बाहर की तरफ जाती है। ठीक है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास क्या जाएगी। अब यहां से एक ब्लड कैपिलरी हम यहां पर दिखाएंगे। ये एक ब्लड कैपिलरी मैंने दिखा दी यहां पे। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये यहां पर डिफ्यूज कर गई और इसके अंदर जो CO2 था ये CO2 बाहर की तरफ डिफ्यूज कर गई। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एक पल्मोनरी वेन इधर से अब ब्लड को लेके आ रही है, क्योंकि ये ब्लड कैसा हो गया अब? ऑक्सीजनेटेड। ये क्या होगी? पल्मोनरी वेन। और यहां पर ये क्या है? इसको कहेंगे पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है ना, ये आपके पास हो गया लंग एल्वियोलाई। ये लंग एल्वियोलाई हो गया आपके पास। ठीक है बच्चों, अब मैंने बोला कि अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हार्ट में जाएगा। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें आसानी रहे। इस तरह से एक छोटा सा हार्ट का डायग्राम आप बना लेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा बन गया है, मैं इसको और छोटा कर देता हूं। इसको हम यहां पर ऐसे ये बना लेते हैं। तो यहां से जो एल्वेलाई है वो किस में जाएंगी? ये एल्वेलाई यहां से इसमें, सॉरी, जो पल्मोनरी वेन्स हैं दे ओपन इनटू द लेफ्ट ओरिकल। लेफ्ट ओरिकल में ओपन होती हैं, ये ओपन होगी। इसका मतलब ये जो ब्लड है यहां से इस पल्मोनरी वेन के थ्रू अब लेफ्ट ओरिकल में आ गया। ठीक है ना, तो मैं ये थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक बना के दिखाता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये हमारे पास राइट ओरिकल होगी। ठीक है ना, ये राइट
वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये होगी हमारे पास एक एरोटा जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इस ब्लड को लेके जाएगी। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऐसे जाएगा, और अभी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लेके जाती है वो ये जा रहा है आपके पास, ठीक है। ये हो गया आपके पास पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। जैसे ये पल्मोनरी वेन है तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लेके जा रही है। तो यहां पर जो ब्लड है, इसका मतलब यहां पर जो ब्लड आएगा वो इधर से आएगा, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे देखते हैं कि अब ये जो ब्लड सप्लाई है टिश्यूज को हो रही है। यहां पर हम टिश्यूज दिखा देंगे। हमारे पास यहां हम टिश्यूज दिखा देंगे, टिश्यूज हैं हमारे पास। ये हो गया हमारे पास टिश्यू सेल्स। तो ये क्या हो गया हमारे पास है? कैपिलरी होगी। कौन सी कैपिलरी है? टिश्यू को इनर्वेट करते हैं, इसलिए टिश्यू कैपिलरी हम इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है डिफरेंट टिश्यू के सेल्स हो गए। और बच्चों जैसा कि आपको पता ही है कि जब यहाँ पर ब्लड का जो एक्सचेंज हुआ है उसके बाद ब्लड अब क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। क्या हो गया? ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है। और ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड हुआ है तो यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना बताया था? 95 mmHg, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना बताया था? 40 mmHg। ये जरूर याद रखना है। तो ये ब्लड एंटर करेगा लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा एरोटा के अंदर, और एरोटा से अब ये डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। और कौन लेके जाता है? इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक आर्टरीज। सिस्टेमिक आर्टरीज ये कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स और यू कैन से टिश्यूज। तो अब ये ब्लड कहां जा रहा है? टिश्यूज की तरफ जा रहा है। तो आपको यह भी बताया गया कि जो टिश्यूज हैं उसके अंदर जो गैसेस का पार्शियल प्रेशर रहता है वो कितना रहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ, अगर हम CO2 की बात करें यहां कितना होता है? 45 mmHg होगा, ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम बात करें इट इज 40 mmHg रहेगा इन टिश्यूज, इन टिश्यू सेल्स के अंदर, ठीक है ना। और बाकी आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पता ही है। तो यहां पर जो गैसेस एक्सचेंज होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इन टिश्यू जब रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन को तो ये कंज्यूम कर लेंगे, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक कम होगी, इसलिए 40 mmHg रह जाएगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगी, इसलिए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45 mmHg। लेकिन हम यहां पे देखते हैं कि ब्लड के अंदर कितना है, तो यहां पर इस पर जो यहां पर जो गैसेस एक्सचेंज होगा, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 95 माइनस 40 कितना आ जाएगा? 55 mmHg। तो इसका मतलब क्या है? ये 55 mmHg के केस में क्या होगा? तो यहां से जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होगी, यहां से जो O2 होगी ये कहां चली जाएगी? डिफ्यूज कर जाएगी O2 इन सेल्स, इन टिश्यूज में आ जाएगी। और हमें पता है कि जो यहां पर जो पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है किसका? CO2 का। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस ऑफ CO2 कितना है? अब देखिए यहां पर कितना है? 45 है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है,
तो 45 माइनस 40 इज इक्वल टू 5 mm Hg का डिफरेंस आ रहा है। एंड ऑन दिस बेसिस अब जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर CO2 अवेलेबल है ये डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड के अंदर। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज अकर्स, ठीक है ना, इन बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यूज। नाउ अगेन दिस ब्लड इज बिकम डीऑक्सीजनेटेड। ये दोबारा से कैसे हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड बाय द राइट ओरिकल, और ये दोबारा से राइट ओरिकल में ऐसे एंटर कर जाएगा। तो इसका मतलब ये ब्लड अब कैसा हो गया है, नाउ दिस ब्लड इज अगेन बिकम डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वहां पर उनके प्रेशर्स क्या हो जाते हैं। यहां पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है दैट विल 45 mmHg हो जाएगा, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है इट विल अगेन बिकम 40 mmHg। तो अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां से जो सिस्टेमिक जो वेन होती है वो इसको लेके जाती है, दिस इज सिस्टेमिक वेन, ये इसको लेके जा रही है कहां पे, हार्ट में। हार्ट के कौन से पार्ट में, राइट ओरिकल में, और राइट ओरिकल से ये जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये इस पल्मनरी ट्रंक के थ्रू चला जाएगा किसमें, पल्मनरी आर्टरी से, और पल्मनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा भी ये ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में, मींस एल्वेलाई में। एंड अगेन द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दैट इज exchange of gases occurs in between lung alveoli and the blood, and the blood again become oxygenated, and this oxygenated blood goes into the heart, left auricle, then to the left ventricle, and again distributed to the different body parts, and again the gases exchange occurs in between blood and the tissues, and after this exchange again blood becomes deoxygenated. In this way the circulation, or you can say gases exchange will occurs in our body। ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहां पे सीखा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जब सर्कुलेट करता है तो एक पार्ट तो हमारा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं यहां से इतना पार्ट, तो ये जो हिस्सा होगा ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होगा, और ये जो हिस्सा होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का होगा, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हमने सीखा यहां पर कि gases exchange will occurs at two sites. One is in between the, you can say, alveoli and the blood, and second is in between the blood and the tissues. टिश्यूज के बीच में यहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। तो बच्चों आप लेक्चर को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए इस डायग्राम को बनाने की और इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में हम फर्दर स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस का वो किस फॉर्म में होता है। टिल देन इंतजार कीजिए मेरे नए लेक्चर का। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।